हेलो एवरीवन, एमपीएलसी लीगल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज भारत का संविधान सीरीज में हम बात कर रहे हैं भाग 3 के आर्टिकल 12 जो बताता है राज्य की परिभाषा के बारे में। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, भारत के संविधान का भाग 3 जो हमें मौलिक अधिकार देता है, जिन्हें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताया गया है। और आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 12 यानी राज्य की परिभाषा के बारे में। यह अनुच्छेद राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, यानी यह बताता है कि राज्य क्या है और राज्य में क्या क्या शामिल होंगे, राज्य के क्या क्या निकाय होंगे, व्हाट इज बॉडीज ऑफ स्टेट। तो यह जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा केवल भाग 3 और भाग 4 यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के लिए ही दी गई है, यह हमें ध्यान रखना है। अब अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल किए गए हैं। तो यह 4 निकायों को हमें बताता है, जिसमें से सबसे पहला है भारत सरकार और संसद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, यानी जो भारत की सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, वो इसके अंदर राज्य मानी जाएगी। दूसरा, राज्य की जो सरकारें होंगी और जो विधानमंडल होंगे वे भी राज्य माने जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हैं कि भारत की सरकार और राज्य की सरकार। तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटीज़, और चौथा है अन्य प्राधिकारी अदर अथॉरिटीज़। तो अब स्थानीय प्राधिकारी कौन होंगे और अन्य प्राधिकारी कौन होंगे। तो सबसे पहला है स्थानीय प्राधिकारी। कि स्थानीय प्राधिकारी कौन होंगे, तो स्थानीय प्राधिकारी वह सभी व्यक्ति होंगे या वो सारी बॉडीज़ होंगी जो कि जिन्हें की विधि बनाने, आदेश या अधिसूचना जारी करने का और लागू करवाने का पावर होगा, वे सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंदर शामिल किए जाएंगे। वैसे इसकी डेफिनेशन जो है वो साधारण निर्वाचन अधिनियम 1897 की धारा 3 के उपबंध 21 में भी दी गई है। तो वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी में क्या शामिल किया गया। तो उदाहरण के लिए जैसे जो नगर निगम है, पंचायतें हैं, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वो सभी स्थानीय प्राधिकारी के अंदर शामिल किए गए। तो ये इसकी डेफिनेशन से क्लियर हैं। जो बॉडीज़ अपनी खुद के विधि बनाएगी या नियम बनाएगी, कोई भी ऑर्डर या नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, इतनी पावर वो रखती है, तो वो सभी हम लोकल अथॉरिटीज़ में माने जाएंगे, जो राज्य की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद जो अन्य प्राधिकारी हैं जो राज्य में शामिल किए गए हैं, तो अन्य प्राधिकारी की कैटेगरी में कौन आएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ तो कॉमन हो जाएगी कि ऐसे निकाय जो कि विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना बना सकते हैं, ये चीज़ इन दोनों प्राधिकारियों में कॉमन होगी। लेकिन जो अन्य प्राधिकारी हैं इन्हें जो है सॉवरेन पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनका उपयोग करना यानी संप्रभु शक्ति का उपयोग इनके लिए आवश्यक नहीं माना गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जो है कुछ मामलों में कुछ कसौटियाँ, कुछ पैरामीटर्स दिए हैं कि अन्य प्राधिकारी किन्हें माना जाएगा, क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरामीटर्स डिसाइड किए वो है सबसे पहला कि भाई विधि के तहत गठित वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने वाला अगर कोई निकाय है वो राज्य में शामिल किया जाएगा। अगर कोई सरकार से फाइनेंशियली हेल्प या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है तो वो निकाय राज्य माना जाएगा। सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाला यानी सरकारी काम करने वाला अगर कोई निकाय है तो वो राज्य माना जाएगा। और कोई सरकारी नियंत्रण के अधीन निकाय है तो वो माना जाएगा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने डिसीजन देके और ये पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं कि इन आधारों पर हम मान सकते हैं कि अन्य प्राधिकारी के अंदर किन्हें शामिल किया जाएगा। ये सारे केस लॉज अभी हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में किन्हें माना गया। क्योंकि अगर मैं यह सवाल करूं कि क्या कोई यूनिवर्सिटीज़ जो है वो राज्य मानी जाएगी या जो जुडिशरी है वो राज्य मानी जाएगी, तो ये सभी अलग अलग डिसीजंस में है कोर्ट ने डिसाइड किया है। इसके जो एग्जांपल हैं जैसे हम ले सकते हैं, कोई नेशनल बैंक हो गए हैं, भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, रेलवे, LICs, केंद्र और राज्य के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी अन्य प्राधिकारी के अंदर शामिल किए गए। कैसे किए गए हैं, जो समय समय पे कोर्ट ने डिसीजन दिए उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई का जो केस था, इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ये कहा कि वे प्राधिकारी जो अपनी सॉवरेन पावर का यूज़ करते हैं उन्हें राज्य माना जाएगा। इस डिसीजन के हिसाब से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कोई कंपनी है उन्हें राज्य नहीं माना जा सका। इसके बाद
उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो केस आया, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के डिसीजन को नहीं माना और यह डिसीजन दिया कि ऐसी कोई भी जनरल कैटेगरी नहीं है जो कि अनुच्छेद 12 में जो निकाय दिए गए हैं उसकी कैटेगरी में आ सकती है, और ना ही इन निकायों को किसी भी अलग अलग कैटेगरी में रखना सही होगा। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान बनाम मदन लाल का जो केस आया, इस केस में डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का जो डिसीजन था उसे एकदम से चेंज कर दिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वाले केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि जो निकाय अपनी सॉवरेन पावर का यूज़ करते हैं वे राज्य होंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वाले मामले में यह कहा गया कि अनुच्छेद 12 में वे अथॉरिटीज़ आएंगी जो कि संविधान या किसी परिनियम द्वारा स्थापित की गई हो, जिन्हें कि विधि, उपविधि, नियम या कोई भी अधिसूचना जारी करने बनाने का पावर होगा। तो इस हिसाब से, और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो सॉवरेन पावर का यूज़ करते हो, इस हिसाब से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, देवासन बोर्ड और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी वे सब राज्य की कैटेगरी में शामिल हुई। डिसीजन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मामले में आया था, वही सुखदेव सिंह बनाम भगत राम के केस में आया। मतलब सुखदेव सिंह वाले मामले में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मामले का अनुसरण किया गया और LIC, जो भी ऑयल कंपनीज़ हैं, गैस आयोग है, कारखाना वित्त निगम है, इन सभी को राज्य के अंदर शामिल किया, यानी ये सभी राज्य माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी निगम थे, ये सारे निगम अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए खुद नियम बना सकते थे, उपनियम बना सकते थे, इसीलिए। ऐसे ही अजय हासिया बनाम खालिद मुजीद के मामले में कहा गया कि जो भी सोसाइटीज़ हैं, अगर वो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के अधीन एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि केंद्र सरकार का एक अभिकरण है, तो वह राज्य है। क्यों? क्योंकि सोसाइटीज़ का जो गठन होता है वो राज्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर पूरा नियंत्रण रखती है सोसाइटीज़ के ऊपर। इसीलिए कोई भी निकाय जो है राज्य का अभिकर्ता है तो वह अनुच्छेद 12 में राज्य माना जाएगा। ऐसे ही मैसूर पेपर मिल्स बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर एसोसिएशन का 2002 का जो मामला था, इसके अंदर एक कसौटी या पैरामीटर्स दे दिया गया कि वे सभी प्राधिकारी जो है वो राज्य की परिभाषा में अगर आएंगे तो वह इस बात पर डिपेंड करेंगे कि उनकी शक्तियों का जो संचालन है या जो प्रशासन है उसका वास्तविक स्रोत क्या है। इस आधार पर तय किया जा सकता है कि क्या वे राज्य में शामिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से कुछ डिसीजंस में हमने देखा कि राज्य के अंदर क्या क्या शामिल होंगे। अगले वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 13 के बारे में। थैंक यू।